क्रांति। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान हैं अभिनेत्री, मॉडल और समाज सेवी अर्चना शर्मा। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान में हमारी मेहमान हैं अर्चना शर्मा, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कई क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम लहराया है। और वो मॉडलिंग की दुनिया भी है, वहीं एक्टिंग की दुनिया है, और इसके साथ साथ एक बड़ा खास, जिसको हम सब ग्लैमर की दुनिया मानते हैं, और वो है क्राउन मिलना। और ये क्राउन ग्लैमर से अलग क्या काम के लिए भी मिल सकता है, जिसे हम आमतौर पर सोचते हैं कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती के लिए मिलता है। और लेकिन ये इन्होंने बता दिया, अर्चना शर्मा जी ने, कि इससे अलग भी कुछ है। और ये है, इन्हें मिला है क्राउन्ड वुमेन ऑफ सब्सटेंस MWI ब्यूटी पेजेंट USA। तो ये सब क्या है, और अब आजकल अर्चना जी क्या कर रही हैं, इन सब तमाम बातों के लिए हमने सोचा कि हम इन्हें स्वयं आमंत्रित करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या करती हैं ये। कार्यक्रम में स्वागत है अर्चना जी, नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और इतना सुंदर परिचय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखिए, परिचय जो है ये तो बस भूमिका के तौर पर है, विस्तार से जानकारी आप स्वयं देंगी। और फिलहाल आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, कर रही हैं। जी, मैंने अपना करियर शुरू किया था मॉडलिंग से, एंड मॉडलिंग मैंने कम से कम 900 से ऊपर एड्स कर चुकी हूँ मैं आज तक। एंड उसके बाद में फिर मैं एक्टिंग के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी काम किया है, सोशल मैसेजिंग फिल्म्स की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज किए हैं, उसके बाद में लाइव शोज़ किए हैं, एंकरिंग भी करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि आप जब सब इतना कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो जब मैं शूटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी मतलब दर्दनाक है, और उनकी जो हमारी महिलाएं जो ग्रामीण विकास में रहती हैं या जो हमारी थोड़ी पिछड़े वर्ग से हैं, उनके पास आवाज़ नहीं होती अपनी दर्द बयां करने के लिए। तो जब मैंने महिलाओं को देखा कि इतनी स्थिति में, और जब वो इतना कुछ कर सकती है पर उनको कोई सहारा नहीं मिलता है, तो मैंने तब 93 में एक मुहिम शुरू की थी, स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत। 1993 में आपने शुरू किया स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत। जी, ओह क्या बात है। एंड इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, जो विश्व को बनाती है वो जननी जी, एंड जननी का अगर गर्भ स्वस्थ नहीं होगा तो ना वो स्वस्थ रहेगी, ना आने वाला बच्चा स्वस्थ रहेगा, और ना ही देश स्वस्थ रहेगा। अगर हम नारी की शक्तिकरण की बात करते हैं तो नारी का शक्तिकरण उसके गर्भ से होता है, शुरू हो जाता है। उसको वहाँ पे सबसे ज्यादा उसको वहाँ पे सहारा चाहिए, पोषण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जी। एंड अगर हम वो उस महिला का अधिकार हम उसे उस समय दें तो आई थिंक वो सही में शक्तिकरण वो कह सकते हैं हम उसे। तो ये सशक्तिकरण के लिए पहल आपने जो शुरू किया वो एक गर्भ से कहना चाहिए किया, और वाकई बड़ी काबिले तारीफ ये बात है कि वहाँ आपका ध्यान गया। तो इसके लिए क्या करती क्या है मैम? मैं जहाँ भी शूटिंग करती हूँ या जब भी मैं कोई सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं महिलाओं और बच्चियों के लिए ही करती हूँ। मैं सैनिटरी नैपकिन्स उनको देती हूँ, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर लेक्चर्स देती हूँ, एंड मैं जागरूकता ला रही हूँ कि ये जो हम बात करते हैं आज हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, इससे हम खुल के बात करें। ये कोई ऐसा कोई हमारे पर कोई दाग नहीं है जिसके लिए हम छुप रहे हैं या छुपा रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर ईश्वर की देन है महिला को, जिसे वो एक माँ कहला सकती है। एंड कहते हैं ना, यानी कि ये माँ बनने के लायक हो जाती है अगर मासिक धर्म हो रहा है तो, या माहवारी हो रही है तो। और माहवारी के समय जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, चाहे तो गंदगी की वजह से या
कुछ जानकारी का अभाव रहता है, इस वजह से होता है, तो वो सब आप जानकारी देती हैं। जी जी जी, क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। तो आप सिर्फ ऐसा कहती नहीं है और उस माँ को बहुत हद तक सक्षम करने के लिए, सशक्त करने के लिए आप जुटी हुई हैं। जी। अभी आपने बताया कि बहुत सारी आपने विज्ञापन फिल्में की हैं। जी। तो मतलब 900 कर चुकी हैं आप। जी। तो ये कैसे शुरू हुआ? मैंने 92 में स्लीक एडवर्टाइजिंग से पहला एड अपना शुरू किया था। एंड कहते हैं ना, अगर आपके पास फोटोजेनिक फेस है तो वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो वो ईश्वर का देन था कि आज मेरे फोटोजेनिक फेस की वजह से मुझे काफ़ी विज्ञापन में काम मिलता गया, काफ़ी लोगों ने चाहा, मतलब इतनी उपलब्धियां मिली लाइफ में कि मतलब जिसका मैं शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकती हूँ, ना अपने ईश्वर को, ना ही अपने लोगों को जिन्होंने मुझे समझा कि मौका दिया एंड मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज मुझे एक सेलिब्रिटी इमेज मिली है। क्या बात है। तो जब आप करती थी, जैसे कि जाहिर है कि आपने ऑडियो विजुअल के लिए किया होगा, विजुअल के लिए किया जी, तो कैसे आपने दिक्कतें कैसे फेस की, क्या देखा आपने वहां पर? मैम, सबसे पहली दिक्कत, अगर कोई आर्टिस्ट आती है इंडस्ट्री में तो आपने भी सुना है कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप में धैर्य है और अगर आपके अंदर कला है, वो कभी भी छुप नहीं सकती। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपकी कला का कदर करेगा एंड आपके पास सिर्फ धैर्य होना चाहिए। और मैंने वो पेशेंट्स को अपने काबू में रखा एंड कई बार रोते भी थे क्योंकि काम नहीं मिलता था और कई बार ऐसी स्थितियां होती थी काम मिलके भी छूट जाता था। अच्छा। लेकिन हौसले बुलंद रखे, क्योंकि कहते हैं ना, सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैंने अपने हौसले अपने कला के दम पे अपने आप को आज तक संभाल के रखा है एंड मैं आगे भी रखूंगी। एंड महिलाओं को यह कहती हूँ कि हारना मत जिंदगी में, क्योंकि हार की बात ही जीत होती है। क्या बात है। तो हौसलों की बात आपने कही, तो यहाँ पर एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी और भी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जी 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 जी। तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? मुझे बहुत प्यारा गीत लगता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कोई उसे अपना कहे, अपना हो, एंड ये पूरा समाज हमारा है। तो मैं एक गाना बहुत दिल के करीब मेरे, जुबीन नौटियाल का जी है का, आई डोंट नो, बहुत सुंदर गाना है वो। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत और फिर बात करेंगे आगे।
आज हमारी मेहमान हैं अर्चना शर्मा। और अर्चना शर्मा जी की उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, मॉडलिंग के बारे में आपने बता दिया। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और स्वागत करते हैं अर्चना जी आपका। और ये बताइए कि मॉडलिंग जो आपने शुरू की वो कैसे शुरू किया आपने, क्या लगा आपको? मैम मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे एंड वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी कभी इंडस्ट्री में आए जी। लेकिन मेरी जिद थी कि डैड मुझे भी आना है, तो डैड ने कहा ठीक है कोशिश कर लो, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा। तो फिर मैंने जगदीश माली जी के पास गई, उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया कैमरे का, उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़की कर सकती है। अच्छा। तो फिर वहीं से जब फोटो सेशन हुआ तो और हिम्मत बढ़ी एंड फिर उन्होंने भी काम देना शुरू कर दिया, रेकमेंड करना शुरू कर दिया। फिर अपने रास्ते पे मैं चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना डिसीजन लाइफ का लिया एंड आज मैं एक कामयाब मॉडल भी हूँ, एक एक्ट्रेस भी हूँ एंड एक रोल मॉडल भी हूँ जो हमारे फैमिली के लिए समाज के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मॉडल बनना है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे बुआ ने या हमारी कजन ने या हाँ जी, जो भी है रिश्ते उन्होंने कर लिए, तो मैं उनके लिए प्रेरणा बन गई हूँ। क्या बात है। तो हमारे और भी जो श्रोता हैं वो भी जरूर कहीं ना कहीं से प्रेरणा ले रहे होंगे आपसे। लेकिन आपने बताया कि आपके पिता थे फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी आपने बहुत संघर्ष किया। जी जी, मेरे फादर ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया इस मामले में, क्योंकि वो मुझे हमेशा एक स्वाभिमानी लड़की बनाना चाहते थे एंड वो कहते थे अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो तुम अपनी मंजिल खुद पाओ एंड अगर मैं बोलूंगा तो लोग दे देंगे लेकिन तुम्हारी काबिलियत पे नहीं देंगे, तो या दो देंगे उसके बाद बंद हो जाएगा। तो कहते तुम अपने रास्ते पे चल पड़ो और तुम्हें कामयाबी मिलेगी तो तुम्हारी संघर्ष से ही मिलेगी। तो वो संघर्ष उन्होंने मुझे सिखाया। क्या बात है जी। तो बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा आपके साथ सपोर्ट होने के बाद भी आपने अपनी मंजिल तय की और उसके लिए बाकायदा पूरी साहस और हिम्मत के साथ और अपने बल्कि यूं कहें कि पूरे मेहनत के साथ आप आगे बढ़ी और इसी की वजह से आप सफल हो सके, है ना? बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि चलिए आपने मॉडलिंग की और उसके संग संग एक्टिंग भी की। एक्टिंग किस में किया आपने? एक्टिंग मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स में किए, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज किए, सोशल मैसेजिंग फिल्म्स किए एंड फिल्म्स में भी चांस मिला था लेकिन कुछ वजह से फिल्में नहीं कंप्लीट हो पाई एंड उसके बाद में फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में फिर कभी ट्राई नहीं किया। बट जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ एंड देखिए एक कला है ना, वो आर्टिस्ट की कभी मरती नहीं है, वो उसके साथ हमेशा चलती है, चाहे वो पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे, उसकी कला कहीं ना कहीं थिएटर्स में भी चलती है, शोज में भी चलती है। तो ये एक सिलसिला एक आर्टिस्ट का जिंदगी भर हमजोली का साथ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मॉडलिंग के लिए आपको क्या लगता है कि क्या खूबी होना चाहिए किसी में? सबसे पहले मॉडलिंग में तो आपका चेहरा बहुत मायने रखता है। अच्छा। क्योंकि आपका चेहरा ही बिकता है। बिल्कुल। एंड अगर आपका चेहरा अच्छा है, लोगों को पसंद आता है, तो आई थिंक आपके लिए आधी जंग तो वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड उसके बाद में आधी जंग होती है कि आप अपने आप को कैसे पेश करें अपने इंडस्ट्री को, क्योंकि आपके अंदर सभ्यता होनी चाहिए, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शंस बहुत आते हैं। अच्छा। इंडस्ट्री में बहुत, मतलब आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन आपको भी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए अपनी मंजिल के पहुंचने के लिए। मतलब क्रिटिसिज्म बहुत आता है आपको। हाँ, यानी कि एक तो नहीं सुनने की भी आदत होनी चाहिए, है ना? और उसके साथ साथ कोई अगर बुराई कर रहा है या कहीं से आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है तो आप में वो मजबूती होनी चाहिए कि आप खड़े रहें अपनी जगह पर। आपको क्रिटिक्स लेना आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स की वजह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा तो आपको बुरे की पहचान ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छे आपके विचार हैं। बहुत सारे क्राउन आपको मिले। आमतौर पर हम देखते हैं कि विश्व सुंदरी हो और अर्थ सुंदरी हो या ये सारी जो होती है ना, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, ये क्राउन जीतती हैं या मिस इंडिया। लेकिन ये आपने किस तरीके के क्राउन जीते? मैम देखिए, क्राउन हर ब्यूटी के लिए नहीं मिलता है, क्राउन आपके फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए भी मिलता है कि आपने समाज के प्रति
क्या किरदार निभाया है, क्या जिम्मेदारी निभाई है। एंड मैंने जो काम किया, आज मुझे 300 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जो मैंने आज महिला शक्तिकरण के लिए काम किया है, समाज के प्रति मैं आज काम कर रही बच्चियों के लिए, तो वो लोग देखते हैं और लोग कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं, खूबसूरती आपके मन से भी होती है। क्या बात है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि मन की सुंदरता वाली जो बात आप कर रही हैं और जो आपने ये सब जीता है, MWI ब्यूटी पेजेंट USA, ये सब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गीत सुनते हैं। अर्चना जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि हम यहाँ पे एक मानव परिवार की तरह आए हैं, प्यार से रहिए मिलकर। एक जब भी कुछ भी झगड़े हो, कुछ भी अनबन हो, तो रिश्ते मत तोड़िए। तो इसलिए मैं वो हमेशा उनको कहती हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए। क्या बात है। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, सुनते हैं ये गीत। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दोस्तों, जब कोई बात बिगड़ जाए तो बातचीत करके रिश्तों को निभाना और कुछ समाज के लिए करना, और ख़ास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ करना, ये सारे विचार रखती हैं अर्चना शर्मा जी, और ये हमारी मेहमान है आज। तो अर्चना जी, बातों का सिलसिला हम फिर से शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। थैंक यू रेनू जी। तो आप बता रही थी कि रिश्तों को निभाने के लिए आप कुछ ऐसे ऐसे जो सूत्र अपनाती हैं, मूल मंत्र आपके पास हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। तो क्या लगता है आपको, जो संबंध आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो डिजिटल दौर जो आया है, इसने ना रिश्तों में कमियां ला दी हैं, क्योंकि आज देखिए किसी के पास समय नहीं किसी को सुनने के लिए। तो एक जो दिल है ना, बहुत नाजुक चीज है, हमारे को ईश्वर ने दिया है। एंड जब दिल की बातें आती हैं और जब दिल तन्हा हो जाता है और उसको कोई सहारा नहीं मिलता सुनने के लिए, तो तब जाके आदमी हार जाता है। तो अगर कोई उससे सुन ले, चाहे उसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक 2-5 मिनट उसको पल दे दे खुशी के, वो आदमी जो डूबता है वो भी जीना सीख जाता है। मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम अपनों को, रिश्तों को नहीं संभाल पाए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि देखिए जिंदगी एक मुसाफिर है हमारी, कल कौन कब छूट जाए पता नहीं, और कुछ हसरतें दिलों में रह जाती हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसा ना कोई पल आए कि हम कुछ जुबान पे कुछ बात आते आते रह जाए और वो जिंदगी हमारी किसी की यहाँ साथ रिश्ते में छूट जाए, तो वो दर्द हमेशा भड़का जिंदगी में जख्म बन जाता है। क्या बात है। तो वो जख्म नहीं पालो, दर्द कहते हैं ना, जिंदगी के 2 असूल बना लो, जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो खुशबू की तरह बिखरते हैं लोग, अगर बिखरें तो क्या बात है, हर जगह एक खुशनुमा सा माहौल बन जाएगा जी। तो इस तरह से खुशबू फैलती रहे और आपके कामों की फैलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं अपने सभी श्रोताओं की तरफ से। थैंक यू। फिर हम बात करते हैं, जो आपने बताया कि बहुत सारे आपको सम्मान मिल चुके हैं, और बहुत सारे ये जो आपने बताया वो क्या है? मैम देखिए, मैंने कैंसर के प्रति बहुत बड़ा मुहिम चलाई हुई है। अच्छा। कैंसर फ्री इंडिया। ठीक है, देखिए मौत तो एक तोहफा है जिंदगी का, सबसे बड़ा तोहफा है जिसे हम अपनाते नहीं है, लेकिन ये सच्चाई जिंदगी की। लेकिन अगर जबरदस्ती इसको छोड़नी पड़े तो बहुत दर्द देती है, अपनों के लिए भी और अपने लिए भी। तो कैंसर एक ऐसी चीज है जो मतलब एक इंसान को नहीं होती, पूरे परिवार को लग जाती है। सही बात है। तो इसलिए ग्रामीण विकास के लिए डॉक्टर स्वप्निल माने जी जो मेरे भाई हैं, उनके साथ साइदम हॉस्पिटल हमारा, हम वहाँ पे फ्री कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। आज तक भैया ने 8,500 सर्जरी फ्री कर चुके हैं। एंड उनका ये मानना है कि एक जिंदगी नहीं बचती है, वो 5 जिंदगियां बचती हैं, जो परिवार है। ओहो। तो इसलिए हमने कैंसर फ्री इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है। एंड अभी हम 500 बेड का हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं शिरडी में, जहाँ पे कैंसर फ्री इंडिया का हमारा जो सपना है वो हम पूरा करना चाह रहे हैं। पूरे भारत से लोग वहाँ पे आके अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एक स्वास्थ्य है लोगों का, और जो लोगों को एक हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, जो उसका राइट है जीने का, वो उससे आदमी छूटना नहीं चाहिए। उसकी ज़िंदगी देखिए वो तो छूटनी है एक ना दिन, लेकिन बिना इलाज के छूट जाए, एंड जब आँख में आंसू देखते हैं हम उनके परिवार में, वो बहुत दर्द देता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हॉस्पिटल ये बनाएंगे पूरे भारत के सहयोग से, एंड इससे हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी जिंदगियां बचा सकें हम बचाएं इसके, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब जब जिंदगी छूट जाती है और जब हम लोगों के आंसू नहीं पहुंच पाते, तो उससे बड़ा कोई दर्द हम किसी को नहीं दे सकते। यानी कि लोगों को जब मौत सामने दिखाई देती है, कैंसर यानी कि मान लेते हैं लोग कि अब मौत सामने खड़ी है, तो वो आंसू बनकर सामने निकलता ही है। और इसको महसूस करना ये बहुत बड़ी बात है।
एंड मैम कई बार हमने ऐसे ग्रामीण विकास में जब हम जाते हैं इलाज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लोगों के, जो बेचारे उनको पता है कि मौत उनके पास बहुत नज़दीक है, लेकिन कब आएगी पता नहीं, लेकिन वो दर्द अपने होठों से बयान नहीं करते, वो अपनी आंखों से छलकते हैं। एंड वो आंखें आज डॉक्टर मानिया और मैंने पढ़ी हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब कोई भी जिंदगी बिना इलाज के यहाँ से नहीं छूटे, कोई रुखसत ना हो बिना इलाज के, क्योंकि कोई माँ जब जन्म देती है अपने बच्चे को, वो उसे जन्म तो दे देती है, नसीब नहीं दे पाती है, लेकिन नसीब हम मानव परिवार बना के दे सकते हैं, उसको जीने का थोड़ा हौसला दे सकते हैं, और अगर जिंदगी किसी की बच सकती है हम उसे जिंदगी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो हो गया कैंसर पेशेंट के लिए, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि महिलाओं के खास तौर से हाइजीन की बात और मासिक धर्म के समय की दिक्कतें जो उनकी हैं जी, उनके लिए क्या कर रही हैं आप? मैम मैं हर क्षेत्र में जाके लेक्चर्स कंडक्ट कर रही हूँ, गांव में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे आर्म फोर्सेस में हो, कहीं पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्ञान नहीं है लोगों को इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मैं जाके लेक्चर्स देती हूँ उनको, फिर सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटती हूँ, एंड मैं उनको भी ज्ञान देती हूँ ताकि वो अपने आगे अपनी बच्चियों को दें एंड आगे पड़ोसियों को दें, सबको दें, ताकि जब एक बात फैलती है, एक इंसान का ज्ञान वो दूसरे ज्ञान को देता है, जानकारी देता है, तो ये मतलब काफ़ी बड़ी मुहिम बन जाती है। तो मेरे का यही सपना है कि मेरी महिला एक स्वस्थ रहे, उसके आने वाले बच्चे स्वस्थ रहे, और सबसे बड़ी बात मेरा जो देश है वो भी स्वस्थ रहे जी। एंड जब मेरा देश स्वस्थ रहेगा तो मुझे एक गर्व होगा कि कहीं ना कहीं मैंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। क्या बात है। तो एक गीत यहाँ पर सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं विस्तार से कि महिलाओं के बारे में आपने कैसे इतना कुछ सोचा जी। तो यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जिंदगी कैसी पहेली है, कैसी है पहेली है। तो सुनते हैं ये गीत। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं मेहमान अर्चना शर्मा। अर्चना जी, सारे गाने आपके जो है ना वो जिंदगी जिंदगी पर जा रहे हैं और आपको जिंदगी पहेली भी लगती है और उसी को सुलझाने में आप लगी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी आप संवारने में लगी हुई हैं। हौसले आपके बहुत बुलंद हैं जी। महिलाओं के लिए खास तौर से जो आप क्या देखती हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाओं में क्या फर्क दिखता है, गाँव की महिलाओं में और जो शहर में है, क्या लगता है आपको? रेणु जी, सबसे पहले जो एक कॉमन फैक्टर इनका है वो है कि इनमें भय है, फियर है महिलाओं के अंदर। वो भय और फियर जब निकलेगा इनसे तो वो तब अपने आप को काबिल बना पाएंगी। फर्क दोनों में इतना है कि ज्ञान का बहुत फर्क है, क्योंकि जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एंड कुछ करने के उनके पास औजार भी नहीं है जी। तो जब महिला को हम फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे तो वो अपने काबिलियत को पहचान पाएगी। हमें उसको स्किल बनाना है, हमें उसको चैरिटी पे नहीं रखना है, हमें उसे आत्मनिर्भर बनाना है। हमें उसे कहना है कि तुम्हारे अंदर भी ईश्वर ने कोई ना कोई तो कला दी है जिसे तुम्हें परखना है और तुम्हें उस राह पे अपने लिए तय करना है। तभी तुम एक नारी होगी जिसे हम समाज रिस्पेक्ट देगा, डिग्निटी से देखेगा, क्योंकि हर नारी का एक सपना था कि लोग उसे समाज इज्जत से देखे जी। तो कई मुश्किलें आती हैं नारियों के, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो, लेकिन कभी हारना नहीं चाहिए, अपनी ताकत बनना चाहिए अपने लिए। देखिए, टूटते हैं, संवरते हैं, लेकिन टूटने के बाद ही हम उभरते भी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं नारियों को यही कहती हूँ कि अपने अंदर की जो शक्ति है, क्योंकि नारी को वरदान मिला हुआ है, उसको एक स्ट्रेंथ दी है ईश्वर ने कि वो कितने भी कठिनाई आए, परेशानी, वो उसे हंसते हुए वो पार कर जाती है, निभा जाती है। तो आई थिंक अपनी शक्तियों को पहचानी है जी। सही बात है। तो शक्तियों को पहचानने के लिए आपको क्या लगता है कि उसको शिक्षित होना चाहिए या आत्मनिर्भर होना चाहिए, किस तरीके से? सबसे पहले तो वो अपनी शिक्षा को समझे कि कितनी जरूरी है उसके लिए, और कोई उम्र नहीं होती शिक्षा के लिए, चाहे कोई भी उम्र वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। वो अपने आप को आत्मनिर्भर अगर चाहे तो कोई भी उम्र से बना सकती है। जैसे अभी मैंने कई महिलाओं को मैंने खुद देखा है गांव में, जो आज भी 70-80 साल की लेकिन आत्मनिर्भर हैं, आज भी बुलंदियां छू रही हैं जी। तो ऐसी महिलाओं को अपना प्रेरणा बनाइए, ऐसी रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, अब उन्हें देखिए, उन्हें आप अपना रोल मॉडल बना के अपनी जिंदगी उस राह पे ले चलिए। तो आई थिंक महिला को अपनी ताकत खुद ही बनना पड़ता है। जो भय की बात आप कह रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों है ये भय? सबसे पहले भय महिलाओं का ये है कि मैं पुरुषों से बहुत कम हूँ। अच्छा। एक समाज में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है कि क्वालिटी नहीं है महिलाओं को जी, कि महिलाओं को एक दायरा दिया गया, तुम इस दायरे के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो दायरा आज महिला ने तोड़ दिया है जी। आज महिला चांद पे भी चली गई है, आज महिला प्लेन्स भी चला रही है, आज महिला काफी बड़ी ओहदे पे भी है जी। तो जब वो महिला कर सकती है, वो अपने दायरे से अपने आप का सपना पूरा कर सकती, तो क्यों नहीं हर महिला कर पाएगी? क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है और ये हमारी सब श्रोता बहनें और सुन रही होंगी, खास तौर से हमारे जो श्रोता बंधु भाई हैं वो भी सुन रहे होंगे कि वो समझें, एक सम्मान की जो स्थिति है वो दें उनको भी। और कहीं ना कहीं अगर आपके दायरे में कोई ऐसी स्त्री है, आपकी बहन, माँ, पत्नी, भाभी, जो भी है, उन्हें वो मौका दें, उन्हें वो अवसर दें, क्योंकि सिर्फ बातें सुनकर महिला सशक्त हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, उसको समाज का सपोर्ट भी चाहिए।
बिल्कुल, है ना? जी जी बिल्कुल, समाज सपोर्ट चाहिए, सबसे पहले सपोर्ट चाहिए को परिवार का जी, क्योंकि परिवार ही सबसे नजदीक है उससे, बिल्कुल, है ना। जब परिवार खड़ा होता है उसके लिए तो वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती है। एंड ये गर्व की बात होती है कि उसकी एक माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी बेटी जो भी है आज उसने इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो ये गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। तो ये तो गर्व की बात है और हर कोई चाहता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करे कि समाज उसे देखे। खुद आप अर्चना शर्मा जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें और एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैम, मंजिल पाने की अभी भी मेरी चाह बाकी है, तो मैं ये कहती हूँ कि मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह हैं, कोई साथ दे ना दे बट अपनी मंजिलों के पास चलते चलो, मंजिल खुद ही खुद मिल जाएगी। तो मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, ये गीत सुनते हैं और फिर आगे इस पर आपके क्या भाव हैं ये उस पर विचार करेंगे, उस पर बात करेंगे। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। दोस्तों, मंजिलें अपनी जगह है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कौन सी मंजिल चाहिए ये हम तय करते हैं। अर्चना शर्मा ने बहुत सारी मंजिलें हासिल की हैं, उसके बारे में खुद बताएंगे और आज हमारी मेहमान है अर्चना शर्मा। तो आपको बहुत सारे ग्लोबल सम्मान मिले हुए हैं जी, तो ये कैसे मिले और क्या क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। मैम, सबसे पहले तो मुझे नेल्सन मंडेला जी का जो हाउस ऑफ कॉमन्स ट्रिब्यूट बुक है उसमें मेरा नाम है। अच्छा। 700 पर्सनालिटीज के बीच में मेरा नाम एक भारतीय महिला का, जिसमें प्रेसिडेंट बैरक ओबामा भी है, मार्क
कर्टनी है, टोनी ब्लेयर है, और भी एनी फैन हैं, बहुत सारे जी। 700 पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड में एक मेरा नाम आना, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। एंड उसके बाद ये ट्रिब्यूट बुक थी जहाँ पे आए थे इंडिया में वो बुक लेके लंदन से निक साहब, एंड उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल पढ़ा उन्होंने कहा कि आपका इस बुक में नाम होना चाहिए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक हसीन पल था कि एक भारतीय लड़की का एक नाम 700 लोगों के बीच में है जी। और उसके समाज के प्रति जो उन्होंने काम किया उसके लिए है, ना ही मेरे मॉडलिंग के लिए नहीं और ना ही मेरे एक्टिंग के लिए था। एंड फिर उसके बाद में जब मुझे MWI ब्यूटी पैजेंट का क्राउन मिला 2019 में, तो वो भी एक मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि आज एक भारतीय लड़की की पहचान USA में किसी ने देखी और उसने भारतीय लड़की को ये खिताब दिया कि वुमेन ऑफ सब्सटेंस का। तो ये जो खिताब की बात आप कर रही हैं जी, वो आपके ये समाज सेवा वाले कार्य से मिला जो आप महिलाओं के लिए कर रही हैं? जी 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 जी, है ना जी। और पहले उपलब्धियों की बात करिए मैम। उसके बाद में जब मेरे इतने उपलब्धियां होने लगी, मैं लोगों की सेवा करने लगे निस्वार्थ भाव से, तो लोग देखते गए कि ये महिला एक कितनी परेशानी है। चाहे कोविड का भी समय आया था मैम, मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी। मैंने कोविड जिस दिन शुरू हुआ था लॉकडाउन, उस दिन से लेके जब तक लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की जो रोड पे थे। अच्छा। चाहे खाना बांटना हो, चाहे लोग प्रयाण कर रहे थे उनको भी मैंने खाना बांटा। मैं इगतपुरी तक गाड़ी लेके जाती थी, पानी बांटती थी, खाना बांटती थी, बिस्किट बांटती थी बच्चों के लिए। एंड वो जब लोगों ने देखा कि एक अकेली महिला खुद गाड़ी चला के इतना लंबा सफर रोज तय कर रही है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे सम्मान मिले। एंड आज तक मुझे सम्मान लोग दे रहे हैं कि एक महिला है, उसने हिम्मत नहीं हारी। और मैम मैं ऐसे ऐसे गांव में गई हूँ जो मेरे शरीर तक पानी था जी, और वहां तक भी मैंने जाके आदिवासी गांव में जाके कंधे तक पानी था, कंधे तक पानी था, उसके अंदर भी मैंने जाके लोगों को अनाज पहुंचाया है। मैंने लोगों को जो मेरे से बन पड़ा मैंने आदिवासी गांव में मैंने जाके किया है। एंड कहते ना कि मतलब वो लोग ऐसे थे जो उनके पास मदद पहुंच ही नहीं पाती, मैंने वहां पे जाके ऐसे मदद पहुंचाई है कोविड के समय में। एंड आज भी ऐसे ऐसे बच्चों का मैं ऑपरेशंस करवा देती हूँ जिनका मुझे पता ही नहीं कौन है जी, मजहब क्या है, मेरे लिए वो जिंदगी है, मैं जिंदगी बचाना जानती हूँ। और जब भी आप किसी की बचाते तो दुआएं दिल से निकलती हैं, एंड मैं दुआएं की दौलत कमाती हूँ। वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं कि मैं जिंदगी के सफर में जब अंत आएगा मेरा, जब मैं रुखसत होंगी दुनिया से, मैं क्या ले जाऊंगी, वो मेरी जो पोटली होगी दुआओं की, वही मेरी असली दौलत होगी। क्या बात है। थोड़ा सा ये जो आपका है ना क्राउन वुमेन ऑफ सब्सटेंस MWI ब्यूटी पेजेंट USA, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं हम कि ये क्या है। मैम ये एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है USA की, इनकी स्टेफनी और न्योमी फाउंडर्स हैं। एंड इन्होंने जब देखा मेरा पोर्टफोलियो तो इनको लगा कि सिर्फ ब्यूटी के लिए क्राउन नहीं होना चाहिए, एक अलग से उन्होंने अनाउंस किया ये क्राउन। मैं ब्यूटी पैजेंट देखने गई थी। अच्छा। मैं सिर्फ देखने ही गई थी एज अ इनवाइटी, लेकिन जब शो पूरा खत्म हो गया एंड जब एक अनाउंसमेंट आई कि वी हैव अ स्पेशल डेजिग्नेटिंग क्राउन टुडे, आज हम देना चाह रहे हैं भारतीय लड़की को, तो मेरा नाम जब अनाउंस किया गया मैंने कुछ क्षण पल के तो मैं कुर्सी पे ही बैठी रही। मुझे यकीन नहीं होता मेरा नाम है। और जब सबने कहा कि अर्चना इज योर नेम, प्लीज गो, एंड जब मैं वो गई मेरे आंख से आंसू निकल गए कि मतलब आज मेरा काम जिसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ये मिले वो मिले, आज मुझे बिना कुछ सोचे वो एक क्राउन मिल गया। मेरे लिए बहुत हसीन पल था मेरी जिंदगी का कि एक ताज मेरे सर पे आया, उसके साथ जिम्मेदारियां और बढ़ गई मेरी जी। तो वो क्राउन एक USA की लेडी ने मुझे पहनाया और मुझे हिम्मत और मेरी बढ़ाई कि तुम आगे और काम करो। एंड मैम मैं आपको बता के और भी खुशी होती मुझे जब क्राउन की बात हुई है कि अगस्त 21 और 26 के बीच में मेरा लास वेगास में क्राउन एक और मिलने वाला है मुझे इंडिया के लिए। क्या बात है। अभी जो आप अभी इसकी USA की बात कर रही हैं वो किस सन की बात है? ये जो क्राउन मिला था मुझे 2019 में मिला था। 2019 में मिला हुआ ये जो क्राउन है। और दोस्तों हम आपको बता दें, वैसे आपको
अर्चना जी के बोलने से पता चल रहा होगा कि कैसे ये भावुक हो रही हैं। 4 वर्ष के बाद भी आंखों में वो चमक आ गई और वो काम करने का जो कहते हैं ना कि रोशनी है वो आंखों में दिख रही है। समाज सेवा का जो जज्बा है वो और जैसे लग रहा है कि अपनी रोशनी फेंक रहा है यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आपको। और सच बात है कि ये पढ़कर नहीं समझ सकते थे जब तक कि हम आपके मुंह से ये न सुनते और नहीं समझते इस बात को। जबकि हम किसी भी उसमें जब जाते हैं, खास तौर से ये कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि अचानक से आपका नाम जो वहाँ पर घोषित किया गया, तो वाकई बहुत खुशी का पल रहा होगा। हम सब की ओर से ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। एंड अभी भी देखिए, आज भी मुझे कोई कंपटीशन नहीं है। जब 2023 अगस्त 21 को जब मुझे क्राउन मिलेगा, तभी मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं 18 जुलाई 2023 को, और आप बता रही हैं 21 और 26 के बीच में मुझे लास वेगास में एक और क्राउन मिलने वाला है फॉर माय फिलैंथ्रोपिक वर्क। तो उसके लिए अग्रिम ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बारे में अब जानकारी दीजिए आपकी, वो क्या है? मैम, ये है वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन, क्योंकि जब मैंने वुमेन ऑफ सब्सटेंस का क्राउन मुझे मिला था, तो वो अभी मुझे क्राउन दूसरी महिला को देना है, और अब मेरी ओहदा बढ़ गया है, तो वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन का, तो वो अब क्राउन मुझे मिलेगा। क्या बात है। एक और बड़ी जिम्मेदारी लेके आऊंगी हिंदुस्तान के लिए भी और विश्व के लिए भी, क्योंकि मैं विश्व के लिए भी काम करती हूँ। क्योंकि मैं इंटरनेशनल ग्लोबल समिट्स में भी अपने लेक्चर्स देती हूँ कैंसर के प्रति, कैंसर अवेयरनेस के प्रति, क्योंकि महिला वहाँ भी हैं जी। एंड अगर हम पूरे विश्व को अगर हम चाहें तो कैंसर फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं। क्या बात है। आप पीस एम्बेसडर हैं, कहाँ के? मैम, आई वॉज अ पीस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान काउंसलेट। मैंने अफगानिस्तान काउंसलेट के लिए काफ़ी पीस के लिए मैंने प्रचार किया है, काफ़ी एम्बेसीज में मैंने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि ये पूरा मानव परिवार हमारा है, पड़ोसी देश भी अपने हैं, एंड एक देश जो ऐसा है जिसके अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं। अगर हम उसके लिए कुछ एक संदेशा दे सके पीस का, शांति का, और हम शांति दूत बन सके उनके लिए, तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज नहीं कर सकते आप दूसरे देश के लिए। क्या बात है। ये किस सन में आप रही हैं? ये अभी मैं रही थी 1 साल पहले। अच्छा जी, जब अफगानिस्तान हमारा गवर्नमेंट थी। जी जी। पीस की बात वाकई बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी सीमा नहीं होती किसी भी जगह की, न वो धरती की सीमा होती है, कहीं रेखा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बराबर स्त्रियों के लिए जो बात कर रही हैं और कैंसर पेशेंट के लिए बात कर रही हैं, तो संवेदनशीलता जो आपकी है वो वाकई बहुत ज़्यादा है और बहुत संवेदनशील हैं आप। थैंक यू। समाज के लिए इतना सोचती हैं, सब कुछ कर रही हैं। महिलाओं के लिए ख़ास तौर से जो आपने देखा है समाज में, उसके बारे में और क्या आप कर रही हैं, और क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ से कमज़ोर पड़ती हैं? मैम, सबसे कमज़ोरी महिला की आती है जब उससे उसका प्यार छूटता है, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो जी, और उसमें वो अपने आप को एक कोने में ढाल लेती है। लेकिन वो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है तो कहीं ना कहीं उससे वापस आएगा। तो इसके लिए मैं इमोशनल लिटरेसी के लेक्चर्स देती हूँ महिलाओं को, क्योंकि देखिए आप शरीर से तो स्वस्थ रहते हैं कुछ खान पीन से, लेकिन आपका जब मन स्वस्थ नहीं होगा, टूट जाता है आप इमोशनल। और मैंने कई महिलाओं को कहा है कि सुसाइड इज नॉट द रूट टू योर ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप जी, क्योंकि देखिए जिंदगी आपकी है खूबसूरत, आप तो चले जाएंगे लेकिन दूसरे वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को उस समय बहुत मजबूत बनाइए और अपने आप को ऐसे कार्यों में डालिए जो आपको दिल से प्रिय हो, चाहे आपकी कढ़ाई हो, चाहे आपको घूमना अच्छा लगे, चाहे आपको गाना अच्छा लगे। और उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है कुछ आपके शौक पूरे करने के लिए। तो जब दिल टूटता है, कोई चला भी जाए, तो आप अपनी शक्ति खुद बनिए और कमजोर मत बनिए, क्योंकि नारी कभी कमजोर नहीं थी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जितनी भी हमारी आज नारियां जो आज लड़ी हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, उनमें भी दर्द हुआ होगा। जैसे हमारी और भी नारियां हैं, मदर टेरेसा है, उनने भी दर्द सहा होगा, बट उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं। तो अपने रास्ते बनाइए, और जब भी कोई दर्द आता है तो किसी अपने से बयां कीजिए, अपने तन्हाई में मत रहिए, बिकॉज तन्हा मन हमेशा गलत सोचता है, गलत राह पे चलता है। एंड कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिंदगी में कि आदमी सोचता कुछ नहीं है और अपनी जिंदगी हार जाता है।
तो किसी के लिए अपनी जिंदगी मत हारिए, और जिंदगी खत्म कर देता है। यस, तो जिंदगी आपकी है, अनमोल है, एक बहुत बड़ा खूबसूरत जिंदगी ने आपको एक पल दिया है जीने का, उस पलों को जिए। तो ये जो बातें हैं आपकी, वो आप कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं, आम जन तक कैसे पहुंचाती हैं? मैं लेक्चर्स कंडक्ट करती हूँ और कई लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं जो मुझसे बात करते हैं। अच्छा। जिससे जीने का हौसला मिले, क्योंकि देखिए कई रिश्ते होते हैं जो डाइवोर्स की वजह से होते हैं, कई रिश्ते जो अपने जिंदगी छोड़ जाते हैं, आदमी नहीं रहते जिंदगी में, कई रिश्ते होते हैं कि आप समाज से अकेले ही लड़ते हैं। तो मैं समाज से, जो हमारी एनजीओज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट बॉडीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप शक्तिकरण की बात करते हैं, मिडिल क्लास सिंगल पेरेंट्स के लिए कुछ तो सोचिए। सिंगल पेरेंट्स के लिए सच बात है कि कोई विचार नहीं है मैम। एंड हम ज्यादा नहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास इतनी स्कीम्स आप निकालते हैं, एक महिला जो अकेले लड़ रही है मिडिल क्लास की, क्योंकि मैम मिडिल क्लास की महिला दोनों तरफ से पिस जाती है, क्योंकि ना वो अपना दर्द बयां कर सकती है, ना वो अपने लिए कुछ कर सकती, क्योंकि समाज उसको देखता है कि मिडिल क्लास की महिलाएं अच्छे सोसाइटी में रहती है, अच्छे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बंद दरवाजे के पीछे वो क्या जी रही है, घुट घुट के वो मर रही है। लेकिन उसको बच्चों को भी पढ़ाना है और एक समाज में एक स्थिति बनाकर भी रखनी है, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है अपने। देखिए सिंगल पेरेंट को भी उतनी जिम्मेवारी जितनी एक पूरे परिवार को होती है। बिल्कुल, उसको हम हाथ दे सकते हैं, हक दे सकते हैं उसका, और उसका हक है जीने का। तो आई थिंक मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ आपके माध्यम से, जितने भी हमारे डिसीजन ले सकते हैं, आप प्लीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मिडिल क्लास वुमेन्स के लिए स्कीम्स लाइए एंड लेट देम आल्सो लिव विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्या बात है। तो इस तरीके की समाज के प्रति सभी लोग संवेदनशील हो जाएं, आसपास के लोगों को देखें, उन्हें भी अपने साथ हाथ में हाथ लेकर आगे चलें, तो एक सुंदर समाज की रचना हम कर सकते हैं। और जिसमें हम रह रहे हैं उसके बारे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें भी सोचना चाहिए। ये सारी विचारधाराएं लेकर हमारे साथ आज अर्चना शर्मा जी ने इतनी विस्तार से बात की। अर्चना जी, चलते चलते एक गीत और सुनवा दीजिए अपने पसंद का श्रोताओं को। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तो बिना किसी शिकवे शिकायत के आप जिंदगी जी रही हैं, और जो आपका प्रयास है उससे तो यही लगता है कि आपका प्रयास यही है किसी को भी जिंदगी से शिकायत न रहे। और आपकी जो मुहिम है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जो भी इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, आपकी कामनाएं बहुत अच्छी हैं, जो आप लेके चल रही हैं लक्ष्य वो बहुत ही नेक है। तो इस नेक काम के लिए हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मेरी और हिम्मत बढ़ जाएगी और अच्छे काम करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी से कोई
आप सुन रहे थे अभिनेत्री, मॉडल और समाज सेवी अर्चना शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।